हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। इसी सीरीज में हम लोगों ने 2016 का सितंबर का पेपर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। लास्ट एक मैथ पेडागोजी का क्वेश्चन बच गया है, वही इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर के बाकी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप जा कर के वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि आप ये सारे सीरीज अगर आपने पूरा देख लिया तो सीटेट कम से कम आप नहीं भी आपने तैयारी की होगी, ठीक है, क्योंकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चंस को। तो अगर आपने नहीं भी तैयारी की होगी ना, फिर भी आपका पास तो आप कर ही जाओगे, ठीक है, अगर अच्छे से देखें पूरा वीडियो, स्किप नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, सीटेट पास करने के लिए आपको ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, गणित। सीटेट पास करने के लिए आपको सिर्फ पास अगर करना हो, क्वालिफाई करना हो, तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से। ये नहीं सिर्फ क्वेश्चन करके चलेगा, नहीं, उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आपने समझ लिया तो इनफ है। लेकिन अगर अच्छे स्कोर करना है, गेन करना है, जो मैंने पहले के टॉपिक्स कराए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए हैं और भी क्वेश्चन जो कराए हैं टॉपिक वाइज, वो सारे वीडियो देखिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। एनसीएफ वगैरह अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा प्ले लिस्ट का, जाकर देख लीजिए। पहला प्रश्न हमारा, कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई या 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 यानी 34 के स्थान पर 43 लिख दिया। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगे? ऑप्शन, स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी, विद्यार्थियों को गिनतारा प्रदर्शन करने के लिए कहेंगे या फिर लिखने के लिए कहेंगे। और ऑप्शन नंबर 3, उन्हें बताएंगे कि यह गलत है, फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर 4 है, हमेशा दहाई या इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगे जिससे कोई भ्रम ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का, जल्दी से अपना आंसर जो है फटाक से कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। ये भी एक तरीका है कि आपको कौन सा आंसर सही लगता है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर मैं आंसर बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा, आपको दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्यार्थियों को गिनतारा प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगे। इससे क्या होगा कि जो उनमें वो जो कॉन्सेप्ट है वो बनेगा, ठीक है, स्कीमा दिमाग में बनेगा इस चीज़ का कि 34 ऐसे लिखा जाता है, 40 मान लीजिए 43 लिख दिया है, तो उसको अगर गिनतारा पे करेंगे तो जब भी गिनतारा पे करेंगे तो वो उस चीज़ को लाइव देख पाएंगे कि हाँ, संख्या स्थान का जो है कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में बनेगा। अगला प्रश्न है, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन, प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, प्रतिचित्रण का गणित के कई विषय में समाकलन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4, प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। दोस्तों, इस सब की पीडीएफ आपको हमारे जो है वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपका लिंक दिया हुआ है। और हमारे जितने भी पीडीएफ हैं सब की लिंक आपको दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, तो इस प्रश्न का आंसर हमने नहीं बताया, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का जो है भाग नहीं है। देखिए, इंग्लिश में प्रतिचित्रण का मतलब जो है मैपिंग होता है। देखिए, मैपिंग जो है आप खुद जानते होंगे, मैपिंग बड़ी गणित का जो है गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि मैथ से हम लोग थोड़े ना समझाते हैं, हम लोग, ठीक है, मैथ से गणित को हम लोग नहीं समझाते हैं। डायग्राम हो गया, चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, इसकी मदद से हम लोग समझाते हैं, लेकिन मैथ की मदद से नहीं समझाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? तो एलिमेंट्री जो है लेवल से किसका संबंध नहीं है? तो कोण, सममिति, चौपड़ और प्रतिरूप पैटर्न, ठीक है। तो देखिए, कौन सा आकृति जो है एलिमेंट्री लेवल पर नहीं पढ़ाया जाता है, ये पूछना चाह रहा है। लैंग्वेज टफ होता है, लैंग्वेज ही समझने की जरूरत है। अगर आप सीटेट के लैंग्वेज को समझ गए, ठीक है, तो बस इसी लैंग्वेज क्वेश्चन आपको घुमा के इसी में से दे देगा, बस लैंग्वेज आपको चेंज कर देगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी से उम्मीद करता हूँ कि आपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कोण जो है
वो एलिमेंट्री लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है, वो 5 क्लास के ऊपर ही पढ़ाया जाता है कोड वगैरह कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगला प्रश्न है, गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करती हैं गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में और समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। अब सही विकल्प का जो है चयन करना है, ठीक है, इनमें से कौन सा सही होगा। ए बी सी डी, ए बी, ए डी और ए बी सी। आप फटाक से इसका आंसर लिखिए कि कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि ए बी सी डी चारों सही है, ठीक है। यानी कि गणित के प्रति सकारात्मक, देखिए गणितीय खेल और पहेलियाँ क्या मदद करते हैं, बिल्कुल आपको पता है कि गणितीय खेल जो है और पहेलियाँ जो होती हैं गणित के प्रति जो सकारात्मकता विकसित करती हैं, सकारात्मक अभिव्यक्ति को विकसित करती हैं। फिर इसके अलावा उसी तरह से गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध भी स्थापित करने में मदद करता है, गणित को आनंददायक भी बनाता है यानी कि मनोरंजक रूप से, और समस्या समाधान के कौशल को भी प्रोत्साहित करता है। तो ये चारों सही है बिल्कुल। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। थोड़ा मैं जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि जो है बहुत से लोगों ने कमेंट करके बताया था कि जो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं आजकल वीडियो थोड़ा शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग जल्द से जल्द एक्सप्लेनेशन करूँगा मैं, जहाँ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी मैं कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि जो है समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वहाँ समाधान करूँगा आपका। इसके अलावा जितने टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं टेस्ट प्लीज अटेम्प्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, एक दिए गए आयत और समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान दिया गया, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है। ऑप्शन, पैमाने के प्रयोग से, जियो बोर्ड के प्रयोग से, आलेख ग्राफ के प्रयोग से और कागज मोड़ने के प्रयोग से, ठीक है। तो फटाक से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि ग्राफ पेपर के प्रयोग से जो है बताया जा सकता है, ठीक है। ग्राफ पेपर के प्रयोग से जो है हम लोग को बताया जा सकता है कि जो है समानांतर क्षेत्रफल जो है समान है, ठीक है। अब एनसीएफ का वीडियो आपने नहीं देखा तो जा करके देखिए। एनसीएफ का मैं बोला था, एनसीएफ से डायरेक्ट क्वेश्चन तो बनते ही हैं। इसके अलावा एनसीएफ का वीडियो अगर अच्छे से ध्यान देके देखा है आपने तो एनसीएफ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करता है, एक शिक्षक बन के सोचने को विवश करता है और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा उसको देखने के बाद से। मैक्सिमम क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं अगर अच्छे से समझा तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा नहीं है, नहीं बोल रहा है तो देख लेते हैं। गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभव का भाग बनाना, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर 3 तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, और 4 गणित में जो है उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। ये जो है ये गणित शिक्षण का उद्देश्य एनसीएफ के अनुसार नहीं है। एनसीएफ का उद्देश्य बाकी सारा है, तर्कसंगत विचार को प्रोत्साहित कीजिए, समस्या समाधान करने को प्रोत्साहित करना और जिंदगी के अनुभव से जोड़ना, जिंदगी के अनुभव का भाग बनाना, ये सारी चीज़ें एनसीएफ को आता है। लेकिन उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना और एकदम कॉन्क्रीट चीज़ों को के बारे में जो है तैयारी कराना, ये लक्ष्य नहीं है, ठीक है। अगले पेपर पे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ से कंटेंट वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं जो कि आपको जो संजीव सर करा रहे हैं, आपको पता है। हम लोग डायरेक्ट पेडागोजी वाले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। पेडागोजी का क्वेश्चन आपको 50 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आना चाहिए। हाँ, यहाँ आ गया कि गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता। ऑप्शन देख लेते हैं। प्रतीकात्मक संकेत,
गणित की संरचना, लैंगिक भेद और कक्षा कक्ष के अनुभव। तो कौन सा जो है असफल होने का एक कारण नहीं मान जा सकता गणित से भयभीत होने का। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा, जल्दी से आप फटाक से आंसर बताइए। मैं तो आंसर बता ही रहा हूँ, पहले सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जाके आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 यानी लैंगिक भेद। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। लैंगिक भेद जो है वो आपको पता है कि लैंगिक भेद माने जो लड़का लड़की में अगर भेद किया जा रहा है वो ऐसे ठीक नहीं है, लेकिन अगर वो गणित में भयभीत होने का नहीं सकता कि अगर लड़की तुम लड़की हो या लड़का हो, बच्चे को अलग कर रहे हैं तो उससे वो बच्चा जो है भयभीत हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ जो है रॉन्ग है। अगले प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। अब बताइए, दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना पढ़ाना, तो एक शिक्षक होने के नाते आपको तो वैसे भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो मोतीमाला, ग्राफ पेपर, गिन तारा, जियो बोर्ड, ठीक है। ऑप्शन फटाक से अपना आंसर, आपका क्या आंसर है वो फटाक से कमेंट बॉक्स में लिखिए। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं आंसर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे जो हम लोग दशमलव की संकल्पना जो है आराम से समझा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 के विद्यार्थी शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि सदैव सत्य नहीं होता है। नहीं होता है, फिर देख लीजिएगा, नहीं वाले हाईलाइट कर दिया गया रहता है लेकिन फिर भी हमारे दिमाग से निकल जाता है, इसलिए एक बार पेन चला लेना आपकी ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी एक सिंगल पर्सन का भी एक नंबर भी कटे, क्योंकि एक नंबर से भी लोग छूट जाते हैं। मैंने पिछली बार देखा था कुछ लोग एक नंबर से छूट गया था और वो लोग जो है इतना अफसोस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके। ऑप्शन नंबर सेकंड है दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि को प्रदर्शित करके। ऑप्शन नंबर थर्ड है ग्रीड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। और 4 है एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि ग्रिड पेपर पर जो है दो दशमलव संख्या का गुणन को प्रदर्शित करके हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। सदा सत्य नहीं होता, ठीक है ना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सही पूछा है, ऑप्शन देख लेंगे। प्रमाणिक मापों का उपयोग और अप्रमाणिक मापों की बात करना चाहिए जो है, केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है अप्रमाणिक जो है मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। और 4 है अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आंसर, फटाक से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जल्दी से बढ़ता हूँ आगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद से करना चाहिए, ठीक है। माप का अगर माने माप का संदर्भ पढ़ाना है, माप का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है आपको, ठीक है। तो माप कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए पहले तो आपको प्रमाणिक माप का उपयोग करना चाहिए ना, ठीक है। यानी कि स्टैंडर्डाइज जो है, स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट का जो चीज़ है वो यूनिट सबको आप इस्तेमाल कीजिएगा तो एक बच्चे में कॉन्सेप्ट बनेगा। बाद में उसके बाद से आप अलग चीज़, जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, जैसे आपको दूरी मापनी है तो आप मीटर में पहले मीटर में मापोगे ना, पहले मीटर में पहले दिखाओगे, बड़े से वो अच्छे से समझ पाएंगे। फिर उसके बाद सेंटीमीटर, डेकामीटर और जितने भी मीटर के जो भी लंबाई नापने वाला है, किलोमीटर हो गया, ठीक है, वो सारी चीज़ आप बाद में बताओगे। पहले जो है एक स्टैंडर्डाइज जो मेजरमेंट का जो यूनिट है उससे आप बताओगे ताकि उनमें अच्छे से कॉन्सेप्ट बन सके। बाद में उसको आप कन्वर्ट करना तो आप बता ही दोगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन योजना का उपयोग किया जा सकता है। अब बताइए इसको, कौन सा गणित को जो है वास्तविक जीवन से जोड़ने में किया जा सकता है। सर्वेक्षण परियोजना जांच सूची, क्षेत्रीय भ्रमण मौखिक परीक्षा जांच सूची,
क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण और परियोजना। और 4 नंबर है क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा और ड्रिल कार्यपत्र। फटाक से आंसर अपना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण और परियोजना। ये जो है हमारा वास्तविक जीवन से गणित का संबंध बनाने के लिए और मूल्यांकन योजना को उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 58 नंबर क्वेश्चन है, गणित के कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधन के रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन है संख्या चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। ऑप्शन नंबर सेकंड है टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड ऑप्शन है कंप्यूटर, संख्या चार्ट और जियो बोर्ड। ऑप्शन नंबर 4 है टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट और संख्या चार्ट। तो फटाक से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। अगला प्रश्न हमारा, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु 8 से 9 वर्ष है निम्नलिखित में से किसका समुच्चय में प्रवीण है। ठीक है, और बहुत से लोग को ये प्रॉब्लम होती है कि मैं काफ़ी धीरे धीरे बताता हूँ, धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। तो देखिए मैं ओवरऑल, देखिए एक शिक्षक होने का क्या मतलब है, शिक्षक होने का मतलब कि आप अपना मनमानी करके निकल जाओ, नहीं ना। मैं जानता हूँ कि काफ़ी लोगों को जो है पेडागोजी में दिक्कत आती है, इसलिए मैं काफ़ी धीरे धीरे समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप यूट्यूब में प्लेबैक का ऑप्शन आता है, वहाँ से जाके आप कर सकते हो। मैं आपको करके वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि कैसे करना है आपको। ठीक है, तो संख्या के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु 8 से 9 वर्ष से कौन से समुच्चय में प्रवीण है। तो देख लीजिएगा, पंक्तिबद्धता, प्रत्यावर्तन, अनुपातिक विवेचन, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, अनुपातिक विवेचन और पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रत्यावर्तन। और 4 नंबर है वर्गीकरण, प्रत्यावर्तन और अनुपातिक विवेचन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रत्यावर्तन में जो है बच्चे जो है 8 से 9 वर्ष के जो है वो प्रवीण होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न और हमारा लास्ट प्रश्न है, कक्षा एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा, जिसमें पेन, रबड़, शार्पनर का संग्रह है। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के शर्त पर कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर है। आपकी वजह से शिक्षार्थी को गणना किन सिद्धांत पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ऑप्शन देख लीजिएगा, स्थिर क्रम और अमूर्तन सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सेकंड एकाकी संगतता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर थर्ड अमूर्तन सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 4 अमूर्तन और असंगतता क्रम सिद्धांत। तो फटाक से इसका आंसर अपना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी अमूर्तन और असंगतता क्रम का सिद्धांत जो है ये जो है इसका सामना करना पड़ रहा है, ये कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जैसे देखिए, क्यों, इसको आप आराम से समझ भी सकते हो। मान लीजिए कि वो एक कक्षा के शिक्षार्थी को जो है शिक्षक दिया, ठीक है, पेन, रबड़, शार्पनर दिया, ठीक है, उसको दिया कि चाहे गणना करो, ठीक है। अब वो क्या किया कि वो उसको सिर्फ गणना करना था, उसको चीज़ों से थोड़ा ना मतलब है, ठीक है, कितनी चीज़ें कितने अलग प्रकार की दी गई वो चीज़ों से थोड़ा ना, उसको गणना करना था कि टोटल कितना है। वो क्या कर रहा है, 3 शार्पनर है, 2 पेन है, 5 रबड़ है, ये चीज़ें लगा बताने। तो इसका मतलब वो अमूर्तन है, यानी कि असंगतता क्रम का सिद्धांत, यानी कि सेम जो है अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, यानी असंगत चीज़ें हैं, उनको जो है क्रम में नहीं ला पा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। और हाँ, मैं चलिए आपको यूट्यूब पे ले चल के दिखा देता हूँ कि कैसे आपको जो है चेंज करना है उसका प्लेबैक स्पीड। मान लीजिए कि मेरी वीडियो, ठीक है, अब ये वीडियो है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ प्लेबैक स्पीड लिखा है, इस पर करके आपको 1.25 कर लीजिए और अपना स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। जरूरी नहीं है ऐसा देखना, लेकिन जिनको परेशानी हो रही है वो कमेंट करते हैं कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, उनके लिए मैंने बोला है ये। तो ऐसे आप करके अपना सुविधा अनुसार देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और वीडियो अगर ना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्यों डिसलाइक कर रहे हैं। ठीक है, कुछ तो अपना रिएक्शन दीजिए, लाइक या डिसलाइक कम से कम कुछ तो बताइए, ताकि आपका रिएक्शन पता चल सके, आपका थॉट पता चल सके आखिर क्या
आप लोग चाहते क्या हो कि मैं अपने में कैसे सुधार करूँ, ठीक है। आखिर कुछ तो परेशानी हो रही होगी, ठीक है। अगर आपको कोई परेशानी है तो वो भी बताइए ताकि मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँ। वीडियो जितनी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एग्जाम नज़दीक है तो वीडियो जितनी भी प्रोवाइड की जा रही है फटाफट देखिए, ठीक है। उसमें टाइम घड़ी देख के अब तैयारी करने का समय निकल गया, ठीक है। वीडियो देखिए, मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।